डियर स्टूडेंट, कल सैटरडे है, परसों संडे है, यानी 7 फरवरी 2021 को बिहार एपीओ प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। तो मैंने जीएस के संदर्भ में कुछ सोचा कि एक दो वीडियो क्यों ना अपलोड कर दी जाए। तो उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मैंने एक क्रांति से संबंधित वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पेनेसिया लॉ क्लासेस की जीएस, लॉ और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूपीएसआई और झारखंड पीसीएसजे, यूपी पीसीएसजे, एपीओ, सब एचजेएस, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश की जाती है कि जीके जीएस में बच्चों को समस्या ना हो और वो आसानी के साथ कवर हो जाए। तो यहाँ पे आज हम लोग क्रांति देखते हैं। क्रांति अमूमन ये जो एक शब्द हुआ करता था उस जमाने में, सामाजिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के लिए इसका यूज किया जाता था। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्यूलिप क्रांति, ट्यूलिप क्रांति का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जहाँ पे राजशाही हुआ करती थी वहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित करना होता था। तो इस तरह से करके क्रांतियाँ बहुत सी हुई, गुलाबी क्रांति है ना, और ये ट्यूलिप क्रांति और आपकी। तो ये क्रांतियों का अपना अलग अलग क्षेत्र होता है। तो इसका जो मकसद होता है ये उस पर डिपेंड करता है कि किस लिए की जा रही है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्रांति देख रहे हैं ये एक्चुअली में भारत में क्रांति का दौर तो खत्म हो चुका था जब से हम आज़ाद हुए। तो उसके बाद हमारे देश में क्रांति नामक जैसा शब्द है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में और लोकतांत्रिक माहौल में जब रहने लगे तो अब जनता की जो मांग होगी, जनता की जो डिमांड होगी, उसी के अनुसार हम शासन प्रशासन जो भी होगा लागू करेंगे। तो उस चीज को हमने क्रांति शब्द को अपने समस्याओं के प्रति उसको जोड़ना शुरू किया और ये देखा कि हमारी समस्याएं कहाँ कहाँ से शुरू हो, कहाँ कहाँ पे हमारी समस्याएं हैं। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम हर एक क्षेत्र में पिछड़े हुए थे और हर एक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारे सामने जो समस्या थी वो खाने की थी। तो हमारा, आप लोगों ने दुर्भिक्ष पढ़ा होगा, बंगाल का जो अकाल पड़ा वो आपने देखा होगा। तो तमाम तरह की समस्याएं आप जब इतिहास पढ़ते हो तो आपके सामने आती। तो उसको हम लोगों ने खत्म करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने हरित क्रांति शुरू की। और हरित क्रांति के पहले हमारी एक क्रांति हुई थी श्वेत क्रांति। तो ये श्वेत क्रांति और हरित क्रांति जो दोनों है ये एक ही दशक में, यानी कि ये 1970 के दशक में, यानी 60 से लेकर 70 के दौरान दोनों क्रांतियां हो गई थी। तो हरित क्रांति का जो उद्देश्य था, हरित क्रांति का उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। और खाद्यान्न उत्पादन में बेसिकली कौन सा जो क्षेत्र था वो गेहूं और धान का था। गेहूं और धान के उत्पादन को बढ़ाना था और यहाँ पे किसी और तरह का कोई बहुत ज्यादा मकसद नहीं था। यानी कि गेहूं और धान की अगर पूर्ति हो जाएगी तो हमारे देश के लोग भूखों नहीं रहेंगे, यानी भूख से नहीं रहेंगे और हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके जो जनक थे वो एम.एस. स्वामीनाथन थे। इसी चीज को मैंने देखिएगा यहाँ पे कि बहुत उसमें सिस्टमेटिक वे में श्वेत क्रांति, सदाबहार क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति, सिल्वर क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति और गुलाबी क्रांति और हरित क्रांति। फिर उसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पे सुनहरी क्रांति दिखेगी, नीली क्रांति दिखेगी। तो ये एक्चुअली में ये हम लोग पढ़ तो लेते हैं और किससे क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं। अगर बाय द वे सवाल का थोड़ा सा नेचर घुमा दे वो, तो उसमें हम लोग हो सकता है कि गलत करके चले आए। तो हमको गलत नहीं करना, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है। यानी पढ़ने के बाद भी अगर गलत हो जाता है प्रश्न तो बहुत कष्ट होता है। तो उस कष्ट से दूर रहे हम और अपनी चीजों को थोड़ा से अच्छे वे में देखिए। तो इसमें हम 3 क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया है किसी भी क्रांति को। तो वो कौन कौन से क्षेत्र देखिएगा। एक क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, फिर उससे संबंधित तथ्य क्या है, ये तथ्य देखिएगा, फिर उसके जनक कौन है। तो ये क्षेत्र, तथ्य और जनक। तो क्षेत्र में आपने देखा श्वेत क्रांति का जो क्षेत्र है वो दुग्ध उत्पादन है और ये 1964-65 में इसका प्रारंभ किया गया। और इसके जो जनक वो, इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड 1, 2 भी चला था। और इसके जो जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन साहब है जिन्होंने श्वेत क्रांति में, और इसका श्वेत दूध उत्पादन से संबंधित जो आपका प्लेस है वो आनंद गुजरात में है, जहाँ पे आप लोग पनीर जो आप लोग मक्खन खाते हो अमूल का, अमूल दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध प्लेस है आनंद।
उसके बाद सदाबहार क्रांति देखिए, सदाबहार क्रांति, सदाबहार आप जानते हो कि जब जीवन में नौकरी मिल जाती है तो बाहर ही बाहर आ जाती है, तो वो एक सदाबहार जो होता है, तो सदाबहार हमने कहाँ पे लिया, देश की मिट्टी को उन्नत बनाना और शोध को बढ़ावा देना। अब जब देश की मिट्टी हमारी उन्नत होगी तो कुछ भी हम बोएंगे, कुछ भी उसमें उगाएंगे तो बहुत अच्छा वो प्रोडक्शन भी देगी। यानी कहते हैं कि जैसे कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क आपका निवास करता है, उसी तरह से स्वस्थ मिट्टी में ही स्वस्थ फसलें जो है वो लहलहाती हैं। तो उसी संदर्भ में हमने सदाबहार क्रांति को अंजाम दिया। और सदाबहार क्रांति को इसका फिर मकसद क्या था, जो देश को पूरी तरह से जो खाद्यान्न था, यानी जो खाद्यान्न यहाँ पे तो हमने आवश्यकताओं को पूरा किया, यहाँ पे पूरी तरह से हम आत्मनिर्भरता, जो बाहर से भी हम मंगाते थे, दलहन तिलहन में जो वो सारी चीजें मंगाते थे उनको हम खत्म करने की कोशिश, यानी पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने का हम लोगों ने प्रयास किया। इसके भी MS स्वामीनाथन इसके जनक हैं, यानी इस सदाबहार क्रांति के। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ना पीली क्रांति शुरू किया गया। पीली क्रांति जो खाद्यान्न तेल, जैसे सरसों का तेल है और तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, खाद्यान्न तेलों की आपूर्ति को यहाँ पे बढ़ाना था, क्योंकि हमारी जो आवश्यकता था उससे कम हमारे देश में उत्पादन होता था। तो ये तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए पीली क्रांति चलाई गई। सैम पित्रोदा इसके जनक थे। उसके बाद काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन और कोयला उत्पादन और डीजल उत्पादन, उससे संबंधित एथेनॉल उत्पादन को भी इसमें बढ़ावा देने के लिए इसको प्रारंभ किया गया। जो एथेनॉल जो है ये एक बायोडीजल के रूप में इसको प्रयोग करने के लिए यहाँ पे इस काली क्रांति में इसको जोड़ दिया गया था। यानी बायोडीजल बनाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा है। 10% एथेनॉल को पेट्रोल और डीजल में मिलाकर हम लोगों ने इस काली क्रांति को सफल बनाने का प्रयास किया। इसके जनक का नाम नहीं मिल सका है दुर्भाग्यवश। सिल्वर क्रांति मुर्गी और अंडा उत्पादन को बढ़ावा देना है। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य है आपका, और इंदिरा गांधी इस क्रांति की जनक है। इंद्रधनुषी क्रांति जो है आपकी, ये सभी क्रांतियों को साथ लेकर, जितनी भी इधर क्रांतियां हुई हैं इन सब क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति के साथ लागू किया गया था। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। उसके बाद गुलाबी क्रांति देखिए, प्याज और झींगा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है गुलाबी क्रांति। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश है। दुर्गेश पटेल इस क्रांति के जनक है। दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के जनक है। तो इस तरह से आपने ये देखा। इसके बाद आप देखिएगा सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है आपकी देखिए, बागवानी उत्पादन में वृद्धि, जिसमें आप लोगों ने शहद मधुमक्खी पालन को भी इसमें शामिल किया गया। और GDP में 31% योगदान है आपके इस बागवानी का। इस सुनहरी क्रांति में जो GDP में योगदान है, यानी कि बागवानी का हमारे देश की GDP में 31% का योगदान है। निरपक्ष तुतेजा इसके जो जनक है सुनहरी क्रांति के, वो निरपक्ष तुतेजा है। उसके बाद आप देखिए नीली क्रांति, ये मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए की गई थी। भारत विश्व में दूसरा बड़ी मछली उत्पादक देश बन गया है। अरुण कृष्णन इसके जनक हैं नीली क्रांति के। तो इस तरह से आपने क्रांतियों का देख लिया। एक और भूरी क्रांति चलती है। वो भूरी क्रांति आपके जो ये फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यानी किया गया है। तो इस तरह से करके आप लोगों ने देख लिया। ये आपका जो एक एक टॉपिक का है, इसके पहले मैंने कुछ टॉप से जो नहीं कि जो आपका स्पेस से संबंधित था, कुछ आपकी एनर्जी से संबंधित कुछ वीडियो अभी है, करंट अफेयर्स के कुछ वीडियो अभी वो समय समय पे आते रहेंगे। एचजीएस, पीसीएसजे, यूपीसीएसजे और एपीओ 2021-22 के जीके जीएस को अब हम लोग एक एक टॉपिक वाइज कवर करेंगे, क्योंकि अमूमन बच्चे की सबसे बड़ी समस्या होती है, जैसा कि बच्चों ने बहुत समस्या में ये बात बताई कि सर बिहार जे में लॉ तो अच्छा हो गया है लेकिन जीके और जीएस में मात खा गए हैं और उसमें बड़ा असर पड़ने वाला है जीके जीएस में मात खाने का, तो वो रिजल्ट पे प्रभाव अपना छोड़ जाता है। तो इसलिए जो भी चीज़ है आपको एक एक टॉपिक करके हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया है कि एक एक टॉपिक का विधिवत अगर अध्ययन किया जाएगा तो मेरे समझ से फिर सवाल आपके गलत नहीं होंगे और आप लोग जो एक वो ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करके पढ़ने की जो कोशिश करते हो उसको थोड़ा सा आपको त्यागने की जरूरत है, क्योंकि उससे पढ़ने से क्या होता है आपका जो माइंड है वो सिचुएट हो जाता है। और सिचुएट मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा फिर ग्रहण करने की क्षमता नहीं बचती, आप ऑब्जेक्टिव पे, और ऑब्जेक्टिव अगर वो थोड़ा सा घुमा देता है तो आप फिर वहीं पे घूम जाते हो और आपका सवाल गलत हो जाता है। तो सारी मेहनत जितनी आपने ऑब्जेक्टिव में कर रखी थी वो आपकी बर्बाद हो जाती थी। इसलिए थोड़ा से कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ लिया करो, तो उसके बाद पढ़ने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव लगाओ तब अच्छा होता है, या ऑब्जेक्टिव देखने के बाद कॉन्सेप्ट से पढ़ो तो भी अच्छा होता है। यानी कहने का मतलब कि दोनों को
दो थिंक जो आपकी है दोनों को लेके चलना। ये नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव लगा लिए पूरी की पूरी, सॉल्व कर लिए मोटी सी बुक और ये आपने सोच लिया कि आपका उद्धार हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं है। प्री तो आप किसी तरह से क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन आगे आने वाली मुख्य परीक्षा में आपका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि उसमें समय भी कम होता है। तो इसलिए आप एक अच्छी तैयारी करो, 6 से 9 महीने का समय आपका लगेगा और एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। फिर कहीं पे भी आपको फेल्योर जैसा शब्द, यानी आपकी असफलता जैसे नहीं हुआ जैसा शब्द आपको सुनने में नहीं मिलेगा। पनेसिया लॉ क्लासेस हमेशा आपके साथ खड़ी है हर तरह से, विधि के क्षेत्र में भी, जीएस के क्षेत्र में भी, और इंग्लिश का भी हम लोगों ने प्लान किया था कि हमारा जीएस हमारा जो सिविल जुडिशरी का जो बच्चा है वो किसी तरह से समस्या में ना रहे, उसके लिए सारी चीज़ें हम एक ही जगह पे उपलब्ध करा दें। और पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने प्लान किया है। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कितने भी अटेम्प्ट आप दे चुके हो, निराशा आपके हाथ लगी हो, तो एक अटेम्प्ट आप हमको दे के देखिए, निश्चित तौर पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या वो सारी चीज़ें आपको आपके नॉलेज में आ जाएंगी जो आप लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हो, नहीं जहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाते हो स्टडी में, और अननेसेसरी मेहनत करते रहते हो। तो उन अननेसेसरी मेहनत से बचने के लिए और एक टारगेटेड पढ़ाई करने के लिए आपको पनेसिया लॉ क्लासेस में एक बार जरूर संपर्क करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।